नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। आप अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर के क्या परेशान हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी बड़े से स्कूल में पढ़े, किसी महंगे स्कूल में पढ़े, किसी अच्छे स्कूल में पढ़े? क्या आप फीस देने के लिए तैयार हैं? आप इसके लिए भी तैयार हैं कि स्कूल कितनी भी फीस मांगे, बस एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए? आपकी जेब इसके लिए तैयार है? क्या आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? क्या आप एडमिशन के फॉर्म भर भर के थक चुके हैं और आपके बच्चे का नाम किसी भी एडमिशन लिस्ट में नहीं आ रहा है? इतना तय है कि अब आप आसमान की तरफ देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कोई तो एक मदद का हाथ आए। यकीन मानिए, आज का हमारा ये एपिसोड आप लोगों के लिए ही है। बच्चे का पढ़ना बहुत जरूरी है। आज की जो कहानी हम दिखाने जा रहे हैं वो हर घर से जुड़ी हुई है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा किसी अच्छे से बड़े से स्कूल में पढ़े, और यही लालच कभी कभी भारी पड़ जाती है। और आज जिस दलाल की हम कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं, उन जैसों का घर आप जैसे लोगों से ही चलता है। उन जैसे लोगों की चलती आप जैसे लोगों के कारण ही है। एक नाम है दीपक देव, एक नाम है वर्षा। ये वो लोग हैं जो जमशेदपुर में दावा करते हैं कि वो वहां के किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। खुफिया कैमरे में इनकी पूरी बातचीत कैद हो गई है। एक महिला है जो चाहती थी कि उनका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, और बहुत सारे फॉर्म भरने के बाद भी उनके बच्चे का नाम किसी एडमिशन लिस्ट में नहीं आया। तो वो इस दलाल के संपर्क में आई और उन्होंने एक खुफिया कैमरे में सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया। इस महिला ने पहले एक वर्षा नाम की महिला को कॉल किया। उस बातचीत को आप सुनिए, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। वो बातचीत सुनाया जाए। आप वर्षा जी बोल रही है ना? हाँ वर्षा बोल रहे। वो राधा भाभी। हाँ, बोलिए ना। हाँ हम बोल रहे ना कि कौन कौन से स्कूल में एडमिशन कराते हैं आप लोग? देखिए, केएसएमएस है, डीएवी है, स्कूल तो सारा ही है। आपका बेस्ट में आ जाएगा केएसएमएस, डीएवी और आरवी राजेंद्र विद्यालय। अच्छा। उसके बाद नॉर्मल में आपका हो जाएगा ये दिल्ली पब्लिक, दयानंद, एमएनपीएस, बाकी सारे ही स्कूल आरवीएस वगैरह भी है। मान लीजिए राजेंद्र विद्यालय में करवाना हो तो कितना पे करना होगा? देखिए, उसके लिए तो 1 लाख है। और जैसे हम तो उनका जान पहचान है, तो थोड़ा बहुत कुछ कम नहीं होगा? देखिए, 1 लाख तो वो मतलब 1 लाख तो उनका फिक्स है। अब थोड़ा मोड़ा का कम हम देखते हैं, बात कर लेते हैं, तो आपको बताते हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे नॉर्मल स्कूल में कराना हो तो? नॉर्मल देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ये आपका ये हो गया ना, आरवीएस है आपका 60,000 में, दयानंद है 50,000 में। ये सब 60-50 है। ये जो 3 स्कूल है ना, ये जो बेस्ट स्कूल है डीएवी बिस्टुपुर हो गया, ये सब का लाख है। अच्छा, और ये सब का 60 या 50? हाँ। और जैसे ये एडमिशन कैसे होता है? देखिए, ये एडमिशन है ना कि आपके बच्चे का क्या एज है? मेरे बच्चे का तो 4 साल हो रहा। 4 साल हो रहा है तो एलकेजी में ये प्रोसेस एलकेजी से होता है। हाँ। किसी किसी स्कूल में नर्सरी से भी होता है। और फिर चिन्मया वगैरह भी है। और सारे स्कूल जैसे कि आप अभी पे कर देंगे उनको एडवांस के साथ, ठीक है? तो जब आपका वो ये होगा तब आप एडमिशन करेंगे, तब उनको पूरा पैसा देना होगा। इसमें आपको 8 क्लास तक फीस फ्री हो जाता है, यानी कि 10 ईयर्स। अच्छा। LKG to 8 10 ईयर्स हो गया, क्योंकि 9 से रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है ना, तो उसमें आपको फी लगेगा। अच्छा, तो मतलब 8 क्लास तक बच्चे मेरे फ्री में पढ़ेंगे? फ्री में पढ़ेंगे। बस आपको साल में अपना ये साल भर में अपना कॉपी किताब जब एक बार होता है तो कॉपी किताब लेना पड़ेगा बस। और इसके बाद जो एनुअल चार्जेस होता है, मंथली फी होता है, री एडमिशन फी होता है, वो सब आपका माफ हो जाएगा। तो ये आप खुद करवाती हैं? हाँ, ये खुद ही करवाते हैं। मतलब एक भैया है वो करवाते हैं, तो हम एडवांस लेके उनको देते हैं। मतलब वो जल्दी ना मिलते नहीं है किसी को। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए उनका तो करवाए हैं, राधा भाभी का। हाँ, उनकी बेटी का कितना में करवाएं?
उनकी बेटी का तो देखिए लाख में ही बोले थे, वही 10-5 कम होते करवा के उनका करवाए थे। हम बोले थे कि ये अपनी है तो 10-5 कम करके कर दीजिए। अच्छा, तो कौन स्कूल में करवाए हैं उनकी बेटी का? उनका तो राजेंद्र विद्यालय का है। विद्यालय। तो कोई पैसा मतलब वहाँ स्कूल में कुछ नहीं लगता है? नहीं, कुछ नहीं, बस आपको अभी ड्रेस और साल भर में बस आपको किताब कॉपी का खर्चा लगेगा ना। हाँ, ड्रेस और बुक्स आपको इसका नहीं लगेगा। और अच्छे स्कूल का तो रेट भी है ना, मतलब मंथली फीस 1700-1500 तो है ही। फिर एनुअल चार्जेस है, उसके बाद फिर जितना भी चीज आपका माफ हो जाएगा। बस आपका बच्चा जाएगा आएगा कैसे वो देखना है, और साल भर में एक बार किताब कॉपी। नहीं, मेरे पास मेरे बच्चे के अलावा और 4-5 बच्चे हैं। अच्छा। अगर उस भैया से हमको मिलवा देते ना, तो अपने भैया से तो बोलते तो हम आके आपके घर में मिल लेते। देखिए, आप एक काम कर सकते हैं कि आप आज अगर आएंगे तो फिर हम मिलवा देंगे। हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे। तो ये बातचीत आपने एक महिला एजेंट है, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं दलाल, बिचौलिया। ये महिला जिनका नाम वर्षा है, ये दावा करती हैं कि किसी भी स्कूल में ये एडमिशन करवा देंगी, और एक शख्स का ये जिक्र कर रही है जिसका नाम अब तक इन्होंने नहीं लिया है। जो अभिभावक महिला है उन्होंने वर्षा से संपर्क किया, किसी राधा भाभी का रेफरेंस लिया, बातचीत हमने आपको सुना दिया, जिसके बाद वर्षा ने मिलने का आज समय दे दिया। जब वर्षा से मुलाकात हुई तो फिर क्या कुछ नजर आया हमारे स्टिंग ऑपरेशन में, जो इस अभिभावक ने खुद किया है, उस स्टिंग ऑपरेशन में देखिए उस मुलाकात में क्या कुछ सामने आया है। आप उसका पहला हिस्सा, पहली किश्त देख लीजिए। उनको कम करवा के कर देंगे, वो कर देंगे ना, बाद में स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए कि आज मैं आपको डायरेक्ट बात करवा दे और उसके बाद अगर करवाने के बाद अगर फिर से फीस उसके लिए हमको टॉर्चर किया जाएगा तब क्या करेंगे? टॉर्चर किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्कूल के शिक्षा विभाग के ही है। वो जो है ना, वो शिक्षा विभाग के ही है। तो शिक्षा विभाग के आदमी तो कुछ प्रूफ मिलेगा ना? आपको वो आ रहे हैं ना, वो सारा कुछ बता देंगे, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको बुला ही दिए तो आपको समझा देंगे। ऐसा ना हो कि आदमी इधर उधर से करके पैसा दे और उसके बाद बाद में टॉर्चर हो। और भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं ना। नॉर्मल वाला भी होता है, नॉर्मल वाला में आपको वही है कि लॉटरी से पहले आपको जो डोनेशन लेके फीस वाला भी होता है ना, वो वाला भी एडमिशन करवाते हैं। उसके लिए आपको लॉटरी से पहले बोलना पड़ता है, जिसमें फीस देते हैं ना मंथली वाला, वो भी होता है। ये बीपीएल वालों का जो एडमिशन नहीं, बीपीएल तो अगर बीपीएल वाला बता दिया ना, उसका फीस भर आता है। वो जो ईयरली वो क्या देते हैं इनकम। बीपीएल वाला क्या था कि नहीं, बीपीएल वाला क्या था कि कार्ड होना चाहिए। हाँ, इसमें वो चीज नहीं। मतलब इनकम सर्टिफिकेट तो नहीं देना होगा ना? नहीं, वो बोले तो वो उसी चीज का पैसा लेते, वो सारा चीज खुद ही बना के डाल देंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब कुछ आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह नहीं ना मांगेंगे हम लोग से? हाँ, वो खुद क्या मांगेंगे? मांगेंगे आपका आधार कार्ड, आपका और पापा और मम्मी का आधार कार्ड, मतलब और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और 2 फोटो, और कुछ नहीं ना, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट और क्या क्या? नहीं, वो सब आपसे नहीं मांगेंगे, वो सब वो बनवा लेंगे, क्योंकि वो अपना देख के बनवाएंगे ना कि इनको किस टाइप में ये होता है, कितना इनकम में 1 लाख होना चाहिए, 1 से 1.5 लाख। बाद में कोई धोखा नहीं ना होगा? देखिए, मेरे गली का ही बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा है। हाँ, तो उनका राधा भाभी का भी करवा रहे। तो ये महिला वर्षा से मिलने गई। वर्षा ने बताया कि भाई एक शख्स हैं जिनसे वो मिलवा देगी, वो शख्स सारा कुछ कर देंगे, वो शिक्षा विभाग में है। इस शब्द को ध्यान में रखिएगा कि वो शिक्षा विभाग में है। सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड माँ और पापा का जरूरत पड़ेगी, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। और ये जो एडमिशन होगा ये राइट टू एजुकेशन के तहत जो बीपीएल कोटा होता है स्कूल में, जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ना चाहिए, उस कोटे में इन बच्चों को जिनके माता पिता सक्षम है, जो 1-1.5 लाख रुपए घूस देने में भी सक्षम है, ऐसे लोगों को डाल दिया जाएगा। खैर, अब इसके आगे की कहानी, ये जो महिला दलाल है वर्षा, इसने एक शख्स से मिलाया हमारी स्टिंग करने वाली इस अभिभावक को। कौन है वो शख्स, क्या बातचीत हुई, इसके आगे की कहानी, इस स्टिंग की दूसरी किश्त दिखाइए भाई।
वाले बच्चे का एडमिशन आरबी में कराना है। 4 आप साल फॉर्म का भरे कोर्स थे? है। नहीं अभी तक का नहीं ठीक भरे। ठीक है। इस बार सब आदमी लोग क्या किया है ना, पहले केस नहीं दिया है, सब फॉर्म भर के देता है। फॉर्म भर के देने से ना बहुत दिक्कत होता है। और मतलब स्कूल में फॉर्म भरने के बाद आपको देते हैं? नहीं, हाँ देखिए होता क्या ना, हम लोगों का एक फॉर्म लेके आओ। कहाँ गए वर्षा? फॉर्म लेके आओ। इसका होल्ड में रखो। हाँ उसका होल्ड में रखो। इसका भी करने का जरूरत नहीं, ठीक है। सीट नहीं है मेरे पास। हम तो कल ही आपको ये बोले। देखिए, ये हम लोगों का रिजर्व सीट है, पहले जैसे सर्दी पूर्व सीट, ठीक है। इसमें आपका एडमिशन होगा। ये जो है, ये इसका मेरे पास कम से कम हर स्कूल में हम लोगों का 25% रिजर्व रहता है सीट। अच्छा। अब इसमें क्या है कि मान लिया सारा पूर्वी सिंहभूम का सब स्कूल है। अब पूर्वी सिंहभूम का सारा स्कूल है, लेकिन होता क्या ना, 6 महीना 8 महीना पहले से केस मिल जाता है हमको। हम आपसे डायरेक्ट बात नहीं करते, ऊपर से बोल हम बात कर रहे हैं आपसे, आप लोगों को ही भेजते हैं, हम नहीं आते हैं। अच्छा। बगल में रहती है वजह से, इसलिए हम मिल नहीं आपसे। तो 6 महीना 8 महीना पहले से आता है केस, तो अब खत्म हो जाता है। तो कल एक लेडीज पैसा भी दे गई है, पेपर भी दे गई है। हम अभी तक अप्रूवल नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं। पहला बात है कि वो फॉर्म भरी है स्कूल में। देखिए हम लोगों का जो सीट है, हर स्कूल में 25% रिजर्व सीट है। उसमें क्या है कि आपका बच्चा जाएगा, फीस आपका लगेगा, लेकिन फीस हम लोग देंगे। अच्छा। स्कूल वाला फीस लेगा, स्कूल फ्री नहीं पढ़ाएगा। दूसरा बात है, आपको ड्रेस खरीदना है, बुक्स खरीदना है। हाँ वो बता। एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा ना, एनुअल ना मंथली फीस। 8 साल तक नहीं लगेगा, 8 क्लास तक, मतलब 10 साल LKG। और जो स्कूल नर्सरी है उसमें 11 साल तक नहीं लेता। नर्सरी LKG UKG और 1 से 8 11 साल, तो आप लोग 10 साल। अब इसमें बहुत जन एडमिशन, पिंकी होटल लगा बच्चा पढ़ रहा है, हमें क्या, वो लोग काम नहीं करता है। मेरा स्पोर्ट्स गार्डन लगा बच्चा पढ़ रहा है, बहुत जन का बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, संजय सबका पढ़ रहा है। तो बर्थ क्या है आपका बच्चा का? बर्थ बताइए तो पहले। डेट ऑफ बर्थ याद है ना? उसका ना 5 साल है, लेकिन हम बोले 4 साल करवाएंगे। कर देंगे, हो जाएगा ना? हाँ इस बार वेरिफिकेशन हम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना पार कर देंगे। बाकी सबका तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बोलिए तो उसका 1 मिनट। तो 1 साल घटा करके नहीं आप बताइए ना, बता रहे आपको डेट बताइए ना जो और डेट बताइए। मतलब खाली डेट बताए ना? दिसंबर 16 2015 नहीं 16 ना 2016 दिसंबर कितना तारीख कुछ मालूम? 16 तारीख को हुआ है। 16 दिसंबर 2016। हाँ ठीक है, बच्चा का क्या घटाइएगा, हो जाएगा इसमें। हाँ हम तो 4 साल। देखिए हम लोगों का वैसा नहीं होता है। स्कूल का एडमिशन हमेशा देखिए 31/3/2021 ये RT का नियम है, राइट टू एजुकेशन का। आगे साल हो जाएगा 31/3/2022 इंडियन ईयर। इस हिसाब का पकड़ना 16/12/2016, 4 साल 3 महीना 15 दिन, 3.5 से 4.5 साल का अंदर होना चाहिए। मतलब 4.5 में हो जाएगा ना? हाँ क्यों नहीं होगा। अभी आपका बच्चा मार्च को 4 साल 3 महीना 15 दिन का अंदर रहेगा, 3.5 से 4.5 साल का अंदर रहेगा। हाँ देख रहे क्या निखिल, आपको आर्मी में चाहिए कि किस में चाहिए? कौन सा स्कूल चाहिए आपको? आपको कौन सा स्कूल चाहिए? हमको तो आर्मी चाहिए। हाँ। ये तो बोली कि 2 सीट है। अरे एकदम हम दे रहे हैं उसको, हम देंगे नहीं, खत्म हो गया सीट आर्मी का, खत्म हो गया। मेरा पास है कुछ बचा है। हम मेरा कम से कम 27-28 तो हो गया, 32 तो सीटें हैं। मेरे बेटा को होगा, कर देंगे, काहे घबरा रहे हैं, मेरी सीट है तो। इनका पास बच्चा होगा। बहुत सीट भरा गया ना, बहुत 3-4 तो सीट रखे थे, उसी में से आपको दे रहे हैं। आपको बोलते लेट नहीं करिएगा। और आप लोग करेंगे तो एक जन का ड्रॉप करेंगे ना। पैसा देंगे, उसका क्या प्रूफ रहेगा मेरे पास? क्या प्रूफ मतलब? पैसा देंगे, उनको क्लियर कर दीजिए, उनको थोड़ा ज्यादा देखिए प्रूफ डाउट नहीं है। अगर एक कोई गलती करता है तो सबको ना आदमी देखे। सुनिए ठीक है, देखिए आप इतना अच्छा बात बोले ना, सही बात, पहला बार कोई बोला हमको। आप एक काम कीजिए, आप जाइए यहाँ से, आप टॉर्च गार्डन चल जाइए, प्ले स्कूल देखे है ना जहाँ बच्चा पढ़ता है वहीं पे। नहीं यहाँ नहीं, एक बड़ा बेटा था वो RBS में पढ़ता है। आप वहाँ जाइए, वहाँ बोलिए ना हमको भैया आर्मी में एडमिशन, अंदर में होंगे विजेंद्र प्रसाद होंगे कोई, हाँ उसका स्कूल जाइए, बोलिए हमको मेरा बेटा का एडमिशन करवाना है, ठीक है वो भी करवा देते हैं। बोलिएगा तो हमको फोन करेंगे, देखिएगा हमें करते हैं। क्या नाम हुआ सर? दीपक नाम है मेरा। पिंकी होटल चलिए, पिंकी होटल बोलिए,
आप कहीं भी बोलिए, कहीं भी जाइएगा, पेपर मेरे पास है क्योंकि डिपार्टमेंट का हम है। हम बोले ना हम स्टाफ लोगों का भेजते हैं, हम नहीं आते हैं। वर्षा ली है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्षा का है। अब वर्षा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। हम डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेंगे। वो बात नहीं ठीक है, पैसा कौड़ी का आप वर्षा समझिएगा। हम ना पैसा का बात करेंगे, ना हम पैसा आपका पास से लेंगे, ना हम कुछ लेंगे। हम आपका पेपर लेंगे, हम साइन करेंगे, ऑफिस भेजेंगे, ऑफिस से हम स्कूल भेजेंगे, फोन कर देंगे एडमिशन लेने के लिए। आप इधर बैठिए, इनका हमको नहीं पता है, लेकिन मेरा हमको आप देखिए, बैठिए। हम दिखाते नहीं है व्हाट्सएप अपना, देखिए आप लोग हैं वर्षा के लिए कर रहे हैं इतना। दीपक सर आरबी है, ठीक है। बाबा फर्नीचर देखे यहाँ का, आप दिल्ली में रहते हैं ना? संकोच है में। हाँ, बाबा फर्नीचर देखे ना? हाँ, देखिए बाबा फर्नीचर लगा बेटा का है। राजनीति विद्यालय में भरा था 21-22, अभी लॉटरी में भरा था। फॉर्म नंबर कितना? 690। एक भरा था और एक जर्नल में भी निकलता, लॉटरी नहीं होता है, लॉटरी में लिस्ट निकाला जाता है। एक 389 मत देखिए, ये बाबा फर्नीचर वाला का, ठीक है। 690। अब पहले आपको हम बाबा फर्नीचर वाला का दिखा दे रहे हैं, तो आप बोलिए बाबा फर्नीचर का है कि किसका है, ठीक है। तनवीर नाम है बाबा फर्नीचर वाला का, ठीक है। अधिक अपना बेटा का दिया, ठीक है। ये हमको दिया था ये कब? 13/10 को दिया था, मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर को दिया था, ठीक है। ये हमको दिया 3 महीना हो गया। हाँ, 3 महीना पहले दिया था। और लॉटरी निकला है इस महीना, निकला है लॉटरी ना, लॉटरी तो इस महीना हुआ। बर्थ सर्टिफिकेट बना दीजिएगा भैया, हमने, ठीक है। इतना पैसा दिया था, ठीक है। 1 लाख रुपया उससे लिए थे, 10,000 एडवांस किया था, सोफा में तो ले लिया था उससे, तो सोफा हमको दे दिया था। ये आप हिसाब भी देख लीजिए, ठीक है। इतना बच गया था, आप देखिए उसका है। इसको हम भेज दिए स्कूल, इसको हम कब भेजे? 4 दिसंबर को। सब पहले भी भेजे हैं, रुकिए, नहीं 4 दिसंबर को भेजे हम स्कूल में, ठीक है। 4/12 को भेजे, इसका भेजे, ठीक है, फाइनल है। अब देखिए कितना था इसका रोल नंबर? 690 ना, 4 दिसंबर को। आप देखिए ये हमको लिस्ट भेजे हैं सर जी यहाँ से। तो ये सारी बातचीत सुनिए आपने। वो शख्स अपने आप को दीपक देव बता रहा है, कह रहा है कि वो शिक्षा विभाग में है। वो कह रहा है कि मैं आपसे पैसे पहले नहीं लूंगा, पैसे की बात वर्षा करेगी। मेरा काम है तमाम स्कूलों को, बाकायदा वो फोन पर भी बातचीत करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकायदा आप देखेंगे कि वो शख्स कहता है कि मैं बस साइन कर दूंगा और उसके बाद स्कूलों को भेज दूंगा। तो आखिर कौन है ये शख्स? तमाम स्कूलों से इसकी डील हो चुकी है, इसका मतलब है कि तमाम स्कूल इस फर्जीवाड़े में सदस्य हैं, इसके साथी हैं। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, वो अधिकार जो भारतीय संविधान आपको देता है, मुझे देता है, आपके बच्चे को देता है, मेरे बच्चे को देता है, हर किसी को देता है कि अगर खाना खाना अधिकार है, अगर किसी भी धर्म का अनुयायी होना अधिकार है, अगर अपनी एक्सप्रेशंस को सामने लाना अधिकार है, तो पढ़ाई करना भी अधिकार है। राइट टू एजुकेशन है। और इसी राइट टू एजुकेशन, इसी शिक्षा के अधिकार को एक लूप होल बना करके स्कूल्स में जो सीट होती हैं बीपीएल कोटे के लिए, उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, जो इन महंगे स्कूलों की फीस नहीं दे सकते हैं, तो फिर उन बच्चों के हिस्से को हटा करके और उस सीट को बेच दिया जाता है ऊंचे दामों पर। लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। लोग लेने को तैयार हैं, आप लेने को तैयार हैं, और नतीजा ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। इसका तीसरा हिस्सा भी है, इस स्टिंग का तीसरा हिस्सा भी आप देख ही लीजिए। इसलिए देख लीजिए क्योंकि ये डील कहां पर आकर के खत्म हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरा हिस्सा इस स्टिंग का वो दिखाइए, उसके बाद हम अपने मेहमानों तक चलेंगे। दिखाइए। मेरे को बोल रहे थे सर, पिछले साल आपका बच्चे का नहीं था। दिल्ली पब्लिक में कम में करवा दीजिएगा ना। दिल्ली पब्लिक में ना, डीपीएस बोली जो, लेकिन वो उसमें हो जाएगा कम में, आपका कर लीजिए। लेकिन वो स्कूल हो सकता बंद हो जाए कुछ दिन बाद। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। एक दिन फिर हम लोग चलेंगे। प्रिंसिपल बोलती सर हम लोग को आरटीआर बच्चे भी जाने नहीं खोजता। मैडम आप लोग क्या दे? अच्छा, इसमें पैसा वहाँ दे रहे आदमी यहाँ चल जाता है। इसमें कोई कम होगा कुछ? नहीं, देखिए कम होने का बात नहीं है। पहला बात है कि सीटें नहीं है। दूसरा बात है कि जो हम ले रहे हैं उसे आपका फायदा है, उसमें आपका 4 गुना 5 गुना आपका। इनके भाभी के थ्रू आए, थोड़ा सा देख लीजिए। तो वर्षा बात कर लेगी, पैसा का तो बात ही करेंगे। अभी तो हम बोले और आप जाइएगा निकल के ना,
तो 2-3 जगह मिलते हुए जाइएगा, चाहे आप उधर जाइए इधर जाइए। नीचे में सुनील लोग का हुआ, रोड के पार में धनंजय लोग का हुआ, बहुत कर रहे हैं बच्चा लोग कॉल, यहाँ सब काम 2 किया मिनट हुआ है। को। मेरा बच्चा लोग खुद हम विभाग में आरटी है बच्चा लोग। तो बोला इनको कि अभी तो लास्ट भी टाइम है इसीलिए। हाँ अभी और लास्ट है ना। और अभी फॉर्म आपका भेजेंगे फरवरी, आपका फरवरी 10 फरवरी का आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा। आज कितना है? कैसा हो रहा है किसी को बोलिएगा मत। नहीं वो सर, हमको अपना बच्चे का भविष्य देखना है, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगा हर स्कूल में बहुत महंगा है। बहुत नहीं, जब जरूरत पड़ेगा वर्षा आप लोग उसको बोलेगी तब दीजिएगा। पहले एडमिशन अपना करवा लीजिए। हाँ वो तो बोल दिया, अपना एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है? आप मिल गए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो का हिस्सा तीसरा, तो ये स्टिंग का तीसरा हिस्सा हमने आपको दिखाया है। और अब उस महिला को भी देख लीजिए, उनका क्या कुछ कहना है जिन्होंने ये स्टिंग किया है। उस महिला से भी बातचीत की है न्यूज़ 11 भारत ने। ये पूरा स्टिंग, पूरा वीडियो उन्होंने जमशेदपुर एसएसपी को सौंप दिया है। क्या कुछ कहना है उस महिला का, सुनिए आप। आरटीआई के तहत जो गरीब बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, उसमें कुछ बिचौलिए पैसे खा करके उसी जगह पर पैसे वालों पूंजीपति के बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। कितना पैसा लेते हैं? मतलब स्कूल के हिसाब से, जैसे बहुत बढ़िया स्कूल है तो उसके नाम से बोलते हैं 1 लाख रुपया लगेगा, और उससे छोटे स्कूल है तो उनका 50,000 40,000 ऐसे करके इन लोग रेट फिक्स करके रखे हैं। और ये फॉर्म मिलती है अधीक्षक जी के कार्यालय से, लेकिन ये फॉर्म इन लोग के पास रहते हैं। यानी पूरा खेला वेला चल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब सभी का मिली भगत है। स्कूल भी है, अधीक्षक जी के फॉर्म यहाँ से फॉर्म मिलती है। ये फॉर्म इन लोग के पास कहाँ से आई है? नहीं, लाखों का द्वारा न्यारा होता है हर साल। मतलब ये जो बंदे हैं दीपक कुमार, ये करीब 5 साल से इस काम में लगे हुए हैं। वो खुद बता रहे हैं, आप वीडियो भी हम दे रहे हैं, उसमें सारा जिक्र किया हुआ है। तो कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस पूरे स्टिंग में आपने सुना होगा 2-3 चीजें, 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला, वो खुद का नाम दीपक देव बता रहा है। दूसरा, एक महिला दलाल शामिल है जिसका नाम वर्षा है। तीसरा, वो पायल ज्वेलर्स का जिक्र कर रहे हैं, और पायल ज्वेलर्स में कोई दीपक भाई के आदित्य भैया हैं जिनका भी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आदित्य भैया भी हमारे साथ ही काम करते हैं, वो भी मेरा स्टाफ है। इसके अलावा ये शख्स कहता है कि भाई आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी फॉर्म भरिएगा, देखिए फॉर्म तो मेरे पास ही आना है। तो आखिर ये कौन सा शख्स है जिसके पास हर फॉर्म आना है? आखिर ये है कौन? हमारे साथ जमशेदपुर से पीयूष जुड़े हुए हैं, और पीयूष के साथ कई मेहमान भी हैं। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी साहब जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ एस अली साहब जुड़े हुए हैं रांची से, जो कि झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले पीयूष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद, जैसा मैं स्क्रीन पे देख सकता हूं, आपके साथ कुछ लोग हैं, और शायद वो महिला भी हैं जिन्होंने इस पूरे स्टिंग को किया है। क्या कुछ उनके दिमाग में आया कि उन्होंने इतने बड़े स्टिंग को करने की सहमत उठाई? और सुनने में यह भी आया, हमें खबर भी मिली है कि इन महिला को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बहुत सारे लोग इनके घर पर आकर के गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन महिला से बातचीत कीजिए, क्या कुछ कह रही है वो। देखिए अभिषेक, सही बात है कि तमाम पैनल जो है हमारे साथ मौजूद है। शिक्षा जो छात्र नेता है वो भी मौजूद है, और जो स्टिंग इन्होंने किया था अंजुत जी, ये भी हमारे साथ मौजूद है। और कल ही इनके घर पे भी कुछ जहाँ पे स्टिंग किया गया था, उनकी जो घर के मालकिन है और जो वहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने इनके घर पे हंगामा किया था। तो सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या आपने किस तरह से स्टिंग किया, किस लिए किया, और क्या क्या पूरा माजरा किस तरह से हुआ। मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के मकसद से उन लोगों से मिली, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि मेरे बच्चे 10 साल पढ़ेंगे फ्री में, लेकिन उसके एवज में मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। स्कूल के बारे में पूछा गया कि आप किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे। मैं बोली आरबी, तो बोले 1 लाख रुपया लगेगा। तो उसके बाद जब इन लोग रुपए की बात कर रहे, 10 साल बच्चे को फ्री में पढ़ाने की बात कर रहे, तो समझ में आया कि ये आरटीए के तहत जो नियम निकाला गया गरीब बच्चों को पढ़ाने की, तो उसमें एडमिशन करवाएंगे, लेकिन वो मुझसे उसके एवज में 1 लाख रुपया लेंगे। फिर मैं जब बातचीत करने लगी तो वो सारा, मतलब दीपक देव नाम के जो बंदे हैं, वो सारा कुछ बोलने लगे, किनका एडमिशन कराए हैं, कितने बच्चों का एडमिशन कराए हैं। वो फॉर्म भी दिखा रहे थे, जो फॉर्म आरटीई के कार्यालय में मिलती है, अधीक्षक जी के कार्यालय में, वो फॉर्म का बंच उनके पास पड़ा हुआ था, जो एक बैग से वो निकाले।
और बता भी रहे थे कि देखिए इतने लोगों का हम एडमिशन कराया, सबका नाम भी ले रहे थे कि इस स्कूल में इसके बच्चे का एडमिशन कराएं, आप जहाँ भी जाइए आपको मेरे ही पास आना होगा। तो दीपक से आपकी मुलाकात कैसी हुई? वर्षा किस तरह से, वर्षा से आपकी बात हुई और दीपक से मुलाकात कैसी हुई? वर्षा का मोबाइल नंबर मुझे मिला था उनसे बात करने के लिए कि यही सब कुछ कराती है। मैं वर्षा से अब इनको धमकी दी जा रही है पीयूष, हंगामा कौन कर रहा है? पुलिस की तरफ से क्या कोई कार्रवाई हो रही है? सवाल लीजिए इनसे। पैसे भी हम ही लेते हैं, फॉर्म भी हम भरते हैं, लेकिन मेरे जो भैया है वो स्कूल में भेजते हैं। घर में कल हमला भी हुआ, हंगामा भी हुआ, तो पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? आपने एसएसपी से भी बात की थी, क्या कार्रवाई की गई अब तक? हाँ, पुलिस के द्वारा कार्रवाई, जैसे ही मैं फोन की थाने में, पहले एसपी सर को फोन की थी, तो सर मुझे 100 नंबर में डायल करके बोले कि आप एड्रेस लिखवाइए, तो मैं वहाँ नहीं फोन करके ओलीडी थाने में फोन की। कौन-कौन लोग आए थे? वहाँ एक महिला थी राधा देवी और एक महिला शायद वर्षा की माँ थी। ये दोनों महिला मेरे घर आकर के हंगामा करने लगी, बोली कि आप मोबाइल में चुप से वीडियो बना लिए हैं। तो मैं बोली कि ठीक है, वीडियो तो बनाई है लेकिन कोई गलत वीडियो नहीं है, आपके घर में गलत हो रहा है और आरटीई के तहत जो गरीब बच्चों को दिया जाना चाहिए उस जगह पूंजीपति के लोगों से आप लोग पैसा लेकर के एडमिशन दिलवा रहे। तो वही वीडियो थाने वाले के सामने भी बोलने लगी कि नहीं आप गलत किए हैं, मेरा घर में घुस के मेरा बेटी का वीडियो बना है। तो जिस समय थाना वहाँ पहुँचा था तब वो महिला वहाँ मौजूद थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी वहाँ नहीं हो पाई? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उनको बोला गया कि क्योंकि उस समय लेडीज पुलिस नहीं थी, तो थाने वाले बोले कि चलिए आप लोग दोनों वहाँ थाना चलिए, तो वो लेडीज करने लगी। पीयूष यहाँ कुछ सवाल है, पीयूष यहाँ कुछ सवाल है, यहाँ कुछ सवाल है। सवाल ये है कि इस महिला की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या दीपक देव कौन है पुलिस ने जानने की कोशिश की? क्या पुलिस ने देखा कि इस महिला ने अपनी जान को दांव पर लगा करके, बिल्कुल खतरों से खेल करके, ये स्टिंग ऑपरेशन करना कोई मजाक बात नहीं है, इसके लिए इन्हें दाद है, बिल्कुल इन्हें सलामी है न्यूज़ 11 भारत की कि इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आपके साथ बाकायदा कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो कि कई संघों से जुड़े हुए हैं सबसे, और हमारे साथ भी कई मेहमान हैं। सबसे पहले मैं एस अली साहब से समझने की कोशिश करता हूं, झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। सर, ये कौन हो सकता है जो कहता है कि आप फॉर्म कहीं भी भरिएगा ये मेरे पास ही आएगा, जो कहता है कि भाई मैं साइन करूंगा उसके बाद स्कूल में जाएगा, जो कहता है कि देखिए 5 एजेंट हैं 1 लाख रुपए, जो इतनी श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि देखिए एडमिशन तो होगा, एकदम तय है कि एडमिशन तो होगा, स्कूलों को जो एक कठपुतली बना करके और नचा रहा है, तो ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है? देखिए, आरटीई के तहत जो है, जो बीपीएल धारी बच्चे हैं, जो गरीब है, जो वंचित बच्चे हैं, उनका नामांकन 25% जो निजी स्कूल है वहां पर होना है, और इसके लिए सरकार ने जिला शिक्षा अधीक्षक या जिला शिक्षा परियोजना को जिम्मेवारी दी है कि आप अपने जिले में जो निजी विद्यालय हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, जो भी निजी स्कूल है, वहाँ पर आप जो सीट उन लोगों के पास है उसमें 20% सीट को जो है निर्धारित करके जो आपके पास आवेदन आता है आप उन विद्यालयों में भेज दिया कीजिए। तो ये जो दीपक नाम का आदमी का नाम आ रहा है, ये कहीं ना कहीं झारखंड जिला शिक्षा परियोजना जमशेदपुर से जुड़ा हुआ होगा, और जिला शिक्षा परियोजना के कोई अधिकारी या वहां काम करने वाले कोई कर्मचारी से इनका साठगांठ होगा, और तो इस प्रकार के ये खुल के स्कूलों का नाम ले रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सारा मामला घूम फिर के मेरे क्रिमिनल एक्ट नहीं लगना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 में स्पष्ट प्रावधान है कि भाई ये शिक्षा जो है एकदम अनिवार्य है और गरीबों के लिए मुफ्त है। बिल्कुल। और अगर स्कूल या शैक्षणिक संस्थान अगर आपके साथ आनाकानी करते हैं तो और या कोई इस प्रकार का बिचौलिया काम करता है तो उस पर आपराधिक मामला दर्ज होगा। ये एकदम आरटीई में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ। बिल्कुल। सुशांत दा जी, देखिए आरटीई का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, बीपीएल कोटा, किसी के पेट पर ही तो लात मारी जा रही है। उस बच्चे का अधिकार है पढ़ना, किसी का हक काट करके और किसी ऐसे को दिया जा रहा है जो कि सक्षम है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? जी जी जी, इसी चैनल पर हम लोग एक लगता है 2 साल पहले इसी पर बहस हुए थे, जबरदस्त बहस हुई थी चैनल पर ही हम लोग बैठ के। ये देखिए 25% जो बीपीएल कोटा की जो एडमिशन की बात है, आप रांची शहर में है, रांची शहर में घूम लें, यहाँ पर एक जो चालाकी इन लोग चलते हैं, जो नीचे क्लास जो नर्सरी होते हैं उसको एक सेक्शन ए सिर्फ रहेंगे। वो जब एडमिशन लेने होंगे तो सोचिए जिस स्कूल में उस क्लास में 60 बच्चे होंगे तो जिसमें 15 बच्चे को लेना है आपको बीपीएल की, लेकिन जो अप्लाई जो करते हैं, जो एडमिशन के लिए डालते हैं, उनको 6 से 7 महीना तक इतना ज्यादा टाल दिए जाएंगे। टाल दिए जाने के कारण क्या होता है, 2-4 बच्चे बहुत दिक्कत से हम लोग
पैरवी किए, किसी कोई ने पैरवी किया, तब हो गया। बाकी जो कोटा बच गया उस कोटा के इस तरह से उपयोग होते हैं। ये हर शहर में दिखते हैं, हमारे झारखंड में ऐसा नहीं कि नहीं दिखते हैं, रांची शहरों के बीचे बीच। और एक चीज है कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्कूल है सब सेंट्रल चाहे स्टेट की जमीन पर बने हुए हैं। उनके साथ भी जैसे हमारे एचईसी में 2-3 स्कूल जो भी हैं, उनके साथ जब एमयू किए जाते हैं, एमयू करने के बाद उससे तय होती है कि हमारे जो एचईसी के एम्प्लॉय है उनका बच्चा यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन उसका और रेडिएशन लगा देते हैं 2 किलोमीटर के अंदर के हर बच्चे को आपको एडमिशन लेना है। लेकिन आप एचईसी के अंदर जाके अगर स्कूल को देखेंगे, वहां पर ज्यादातर आपको बच्चे मिलेंगे जो बाहर से है, जो बाहर से आए हुए। ये नहीं कि एजुकेशन के लिए नहीं आ सकते, निश्चित हो उनका भी अलग कोटा है, लेकिन जो बच्चे को मिलना चाहिए अधिकार, वो अधिकार नहीं हो रही है। इस पर हमारे लगते हमारे यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर अभी तो बीमार है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर अभी तो मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, क्यों ऐसे होते हैं? पीयूष भाई, आपके साथ अंकित जी भी मौजूद हैं। सीधा सा सवाल यह है कि ऐसे शख्स के साथ 2 दिन हो गए, महिला ने स्टिंग ऑपरेशन परसों किया है, आज का दिन है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक दीपक देव की गिरफ्तारी, वर्षा की गिरफ्तारी को लेकर के कुछ नहीं किया जा रहा है। अब तक किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया इस खबर को लेकर के। अंकित जी आपके साथ एक बार पूछे कि क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी नहीं है, किसी का हक नहीं मारा जा रहा है क्या इसे लेकर के कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब तक तो बिल्कुल इसे लेकर के बाकायदा दीपक, वर्षा, इनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाना चाहिए था। देखिए, अंकित जी जो है और अप्पू तिवारी जी 2016 में इस मुद्दे को उठाए थे और काफी दिनों से ये लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कई थानों में इन दोनों के खिलाफ स्कूलों के द्वारा केस भी किया गया, मुकदमा भी किया गया, क्योंकि ये मुद्दा उठाते हैं। तो अंकित जी से सीधे जुड़ते हैं, क्या लगता है कि जो दीपक है और साथ ही साथ जो वर्षा है, उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट का मामला नहीं चलना चाहिए? सबसे पहले तो ये संवेदनशील विषय उठाने के लिए पूरी न्यूज 11 भारत की टीम और जो भी स्ट्रिंग करता अभिभावक है, इनको हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। ये बहुत ही हिम्मत और साहस का इन्होंने परिचय देते हुए किसी के मान में जाकर के उनको ललकारने का साहस किया है। इसके लिए हम उन्हें हमारी संस्था शिक्षा सत्याग्रह की ओर से भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करते हैं और ये भी वचन देते हैं कि यदि उन्हें हमारी किसी भी प्रकार की आवश्यकता महसूस होती हो तो हम उन्हें उचित फोरम तक सहयोग मुहैया कराएंगे। और जहां तक सवाल इस संवेदनशील विषय का है, यह तो स्वीकृति बयान वीडियो ही है, वीडियो है, ऑडियो है। इसके तहत आईपीसी और सीआरपीसी की जो संबंधित और सुसंगत धाराएं हैं, उसके तहत उनके ऊपर प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए, प्रशासन को और शिक्षा विभाग को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में जो भी संबंधित दलाल हैं, उनके ऊपर सुसंगत धारा के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए। 2 दिन तो हो चुका, 2 दिन पहले इन्होंने स्टिंग किया, कल एसएसपी से मुलाकात की, एसएसपी के पास इन लोगों ने सीडी तक मुहैया करवाया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। कल इनके घर पे जाके हमला भी हो गया। देखिए, जहां तक बात है एसएसपी साहब के संज्ञान में मामला आई है, तो हमें उम्मीद रखना चाहिए कि कोई ना कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी ईमानदारी पर हमें भरोसा है। और जहां तक थाना की बात है, थाना में यदि ये मामला गया है कि कोई किसी के घर पर चढ़ करके यदि हमला कर दे, चुनौती दे दे, तो तत्काल स्थानीय संबंधित थाना प्रभारी को मामले को संज्ञान लेते हुए तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए थी। उनकी स्तर से भी थोड़ी लापरवाही जरूर बरती जा रही है। पीयूष वापस आते हैं आपके पास तुरंत से वापस आएंगे। असल में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो अप्पू जी की भी बात सुनेंगे और आपकी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पीयूष हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए थे, अंकित जी, अप्पू जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो महिला भी आपके साथ जुड़ी हुई है, कई और लोग भी हैं। सीधा रुक कर रहे हैं सबसे पहले जमशेदपुर का। पीयूष अपनी बात पूरी करें। सीधी सी बात है कि जमशेदपुर के डीसी साहब, आपको तो इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। जमशेदपुर के एसएसपी साहब, आपको तो इस मामले में बाकायदा क्रिमिनल केस चलाना चाहिए और अब तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। आखिर क्यों नहीं हो रही है गिरफ्तारी? आखिर इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा है? पीयूष, सवाल लीजिए। अभी मेरे साथ अप्पू तिवारी जी हैं, ये सारा मामला समझाएंगे, क्योंकि 2016 से ये इस मुद्दे पे लगे हुए हैं और ये इनका कहना है कि साफ तौर पे सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। अंचल कार्यालय हो गया, जेनेसी हो गया और साथ ही साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अप्पू जी, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एजुकेशन माफिया इसके पीछे है? देखिए, ये एक तरह से संगठित अपराध है और इस अपराध में एक अकेला दीपक नहीं है, दीपक जैसे सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और
इसमें शिक्षा माफिया से लेकर के बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। और ये जो भी इस मुद्दे को उठाता है हम लोगों के खिलाफ, तो हमको लगता है 5 थाने में मामला दर्ज है। और हर स्कूल वाले जो है जो भी इस विषय को उठाता है, हम तो महिला को साधुवाद देते हैं, इस बहन को जो इस मुद्दे को उठाई है। और किसी थाना प्रभारी और कोई प्रशासनिक अधिकारी इनका सपोर्ट नहीं करेगा। हमको जो इनका तरफ से जो चाहिए मदद करने को तैयार है। लेकिन ये एक दीपक नहीं है, दीपक जैसे सैकड़ों लोग हैं इस तरह के अपराध में। अंचल अधिकारी है, शिक्षा विभाग है, यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन है, बहुत 2-4 पहले के थानेदार लोग थे जो संगठित अपराध में हम लोगों को भी धकेलने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग आज तक उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस तरह का अपराध निरंतर चल रहा है और आप आवाज उठाइएगा तो आपको मुकदमा दर्ज करके आपको जेल भेज देने का काम करेगी प्रशासन। हम इस महिला का अभी तक साधुवाद करते हैं कि सुरक्षित बची हुई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। उस आदमी का कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ के प्रशासन की और शिक्षा विभाग का, अंचल अधिकारी का, जेएनएससी का, सबका मिली भगत है। तो क्या लगता है डीसी को स्वतः संज्ञान लेके एक संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? इसमें न्यूज़ 11 को साधुवाद देते हैं और इसको कहते हैं कि अगर इसमें अगर सही से स्टिंग ऑपरेशन होता है तो बड़े से बड़े अधिकारी फंसेंगे, निश्चित रूप से फंसेंगे। और इसके लिए पुनः से एक बार और स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत बड़ा पैमाने पर इस झारखंड में शिक्षा का जो है बाजारीकरण किया जा रहा है। बिल्कुल। इस मामले में जो है स्टिंग ऑपरेशन में कई बड़े लोगों का भी नाम आया था। तो अंकित, ये बताइए कि किस तरह से ये संगठन चल रहा है और किस तरह से माफिया इसमें सक्रिय है? देखिए, चूंकि संबंधित विषय को मैंने स्थानीय जिला प्रशासन के संज्ञान में वर्ष 2015, 16, 17 और लगातार अभी वर्तमान समय तक भी मैं लेकर के आया हूं। हमने कुछ संबंधित स्कूलों की जो बीपीएल सूची जो उन्होंने जारी की थी, सूची को संलग्न करते हुए संबंधित फोरम पर लिखित शिकायत किया था। शिकायत करने के बाद मुझे पावती रसीद भी मिली थी, लेकिन आज तक उस संबंधित हमारे शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, कृत कार्रवाई से हमें आज तक अवगत नहीं कराया गया। लगातार हमने सूचना का अधिकार का भी प्रयोग किया। मुझे आज तक जानकारी नहीं मिली कि प्रशासन ने किस फोरम पर क्या कार्रवाई किया, या तो यदि उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया होता ना तो लोगों में भय होता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हम तो इसे स्वतः मान लेंगे कि ये संगठित अपराध है। प्रशासन यदि उन्हें बहुत बड़ा पॉइंट बोला, नहीं कराती, बहुत बड़ा पॉइंट बोला नहीं बढ़ता। बहुत बड़ा पॉइंट बोला इन्होंने। अली साहब, अभी बातचीत जैसा कि हमारी आपकी हो रही थी ब्रेक के दौरान कि हाई कोर्ट का कुछ निर्देश भी इसे लेकर के आप कुछ इसकी तकनीकी पक्ष समझा रहे थे कि ये खेल तो बहुत समय से चल रहा है, कोई आज का खेल नहीं, और ये खेल सिर्फ झारखंड क्या कहिए पूरे देश में चलता है आरटीई को लेकर के। क्या आप कुछ बता रहे थे? 2013 में झारखंड उच्च न्यायालय में आरटीई को लेकर मामला गया था कि भाई जो बीपीएल बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं, निजी विद्यालयों में खास करके रांची राजधानी में और झारखंड के दूसरे जिलों में उनका नामांकन नहीं होता है। वो अपने पूरा आवेदन जमा करते हैं जिला शिक्षा परियोजना में, जिला शिक्षा परियोजना उसको लेता है, लेकिन सिलेक्शन उनका नहीं होता है। उसके जगह में किसी दूसरे बड़े घर के संपन्न वर्ग के लोगों का एडमिशन हो जाता है। इस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने जिला के सभी डीसी को निर्देश दिया था कि आपके जिला में जितने भी निजी विद्यालय हैं उसमें आप आरटीई का अनुपालन करवाएंगे। जो स्कूल निजी स्कूल इसका पालन नहीं करता है आप उसकी मान्यता को रद्द करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा था कि भाई इसमें जो भी इन्वॉल्व है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, अभिभावकों के प्रति उनका रवैया अगर सही नहीं है तो उन पर जो है नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। ये सारा दिशा निर्देश 2013 का है, लेकिन अफसोस है कि झारखंड में इसका पालन अनुपालन नहीं हो रहा है। अच्छा अली जी, जिस तरीके से ये देख करके लग रहा है कि दीपक जो है ये बहुत कच्चा खिलाड़ी है। जी बिल्कुल, ये बहुत छोटा सा प्यादा है। ये खेल कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा बड़े बड़े नाम है। जिस कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है कि भाई सारी चीजें मेरे पास आएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये नाम ले रहा है कि मेरे बहुत सारे साथी, आप कहीं भी भरेंगे फॉर्म तो वो मेरे पास ही आएगा। कह रहा है कि लॉटरी भी तो हम ही करवाते हैं, मेरा सिग्नेचर जाएगा। तो इतना तो तय है कि इसके सर पर कोई बहुत बड़ा हाथ है। ये अकेला तो ये सारा चीज नहीं कर सकता। देखिए, डीसी कार्यालय से लेके एसपी कार्यालय से लेके जितना थाना है, जितना पदाधिकारी, चाहे डीओ हो, चाहे डीएससी कार्यालय के हो, चाहे जितने भी अधिकारी उस जिला में हो, सभी के बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं और उन अधिकारियों का उन विद्यालयों को संरक्षण मिलता है। इसी वजह से निजी विद्यालय मनमानी करते हैं और इस प्रकार का माफिया छोड़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डोनेशन कमा सके, बना सके। इनको जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें भारत के संविधान में जो गरीबों के लिए अनिवार्य किया गया शिक्षा, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत का संविधान और आरटीई ऐसे स्कूलों पर और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का
छूट देती है, इजाजत देती है, आपराधिक मामला दर्ज करने की इजाजत देती है। हम लोगों का मांग होगा जिला के उपायुक्त जमशेदपुर से और जिला एसएसपी जमशेदपुर पे कि आप इस पर, दीपक पर और उस महिला वर्षा पर, और साथ ही साथ जिला शिक्षा परियोजना जहां से इन्होंने फॉर्म उपलब्ध करवाया है खुद के पास और जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में, इसकी जांच करते हुए इन सारे लोगों पर कार्रवाई करें। और अगर कार्रवाई नहीं होता है तो रांची राजधानी से हम लोग इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। सुशांत दा, पूरा खेल आप देख रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि 2013-14 से आप इस मामले को उठाते हैं। जी, हमने देखा है 2013-14 भी इसी चैनल पे, इसी में बैठ के हम लोग इस पर बात करते हैं। ये बात बड़ी गंभीर है और अगर जांच कर लिया जाए, अभी हमारे ज्यादा दूर नहीं, जमशेदपुर और रांची, झारखंड के कुछ कुछ अंचल में जैसे धनबाद है, जमशेदपुर है, रांची है, इसका जांच कर जाए तो इसमें ये जो खिलाड़ी देख रहे, हो सके ये एम्प्लॉय भी ना हो, ये एम्प्लॉय भी ना हो, उनके छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे मतलब वो प्यादे तोते हैं। देखिएगा ये फंसेंगे, इसके साथ साथ और लंबे। लेकिन जो अभी अली साहब जी बोल रहे थे, अली जी बोल रहे थे, एकदम करेक्ट है कि किस भी थाना का ट्रांसफर अगर थाना में आ जाए, उस थाना के अंतर्गत जो स्कूल रहते हैं उनका बड़ा बाबू का बेटा उसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो मामला कहां से होगा। लेकिन एसपी साहब से हमको भरोसा है कि, और डीसी साहब से भरोसा है कि इस पर कार्रवाई हो और इस पर नॉन अवेलेबल सेक्शन लग के अंदर चले जाए और पूरे सिस्टम, ये जो पूरे सिस्टम झारखंड बनने के बाद कहां के इस तरह से मामला आए हैं 2013-14 के बाद भी कम से कम उस पर कार्रवाई हो और उस पर निश्चित करे सरकार। हमें लगता है एक बार कर देने के बाद फिर बीपीएल बच्चे जो आएंगे उनको एडमिशन मिलेगा। कार्रवाई बहुत जरूरी है, सरकार सुने, मुख्यमंत्री आप खुद सुने। आप खुद इसलिए सुने क्योंकि शिक्षा विभाग का प्रभार आपके पास है। पीयूष, फिर से आपके पास आ रहा हूं। इससे जो बातचीत है, जो स्टिंग ऑपरेशन है, इसमें कुछ नाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप वर्षा का नाम लें, चाहे आप दीपक देव का नाम लें, चाहे आप पायल ज्वेलर्स वाले आदित्य का नाम लें। आखिर ये पायल ज्वेलर्स वाले आदित्य को भी बोल रहा है कि वो मेरा स्टाफ है। तो अब बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अगर पुलिस इन लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ करे तो बहुत सारी बातें साफ हो जाती हैं, बहुत सारी बातें सामने आती हैं। पीयूष, देखिए सही बात है अभिषेक की अगर पुलिस जो है कार्रवाई करती है और सारे लोगों को गिरफ्तार करती है और एक एक करके पूछताछ करती है तो कई नाम जो है कई नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे माफिया हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जो अंचल कार्यालय से जुड़े हुए हैं, जो जेनेसी से जुड़े हुए हैं, तो सारे लोगों का नाम सामने आएगा। इन महिला जो अंजू देवी है, इनका साथ जो है CBI के जो संस्था है शुरू दिन से ये उनके साथ है। तो क्या किस तरह से क्या लगता है कि किस तरह से पूरा मामला आप देख रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो बीपीएल का जो बच्चे का एडमिशन होना चाहिए था स्कूल में, उसका कोई मैंने एडमिशन हो रहा नहीं है। मैंने गरीब का बच्चा का रोड में ही रह जाए, उसका एडमिशन बढ़िया स्कूल में ख्वाहिश नहीं रखते हैं क्या? उसका गार्जियन रखते हैं ये? इसमें कुछ नहीं हो रही है। और जिसमें नियम लगाया गया 72,000 सालाना 72,000, लेकिन कौन बच्चा का 72,000 वाला पेमेंट वाला का एडमिशन हुई है? कौन स्कूल में हुई है? एक तो भी दिखा दे सरकार हमको, चाहे शिक्षा विभाग दिखा दे, उसमें किसी का एडमिशन नहीं हुई है। सिर्फ पूंजीपति का ही बच्चा पढ़ रही है। हम तो कल जाएंगे भी, मिलेंगे भी और पूरा लिस्ट मांगेंगे कौन ईयर में किसका नाम पर बच्चा का एडमिशन हुआ है, उसका पूरा बायोडाटा दिया जाए। लेकिन अभी से एक सबसे बड़ी बात है कि जिस विभाग से फॉर्म निर्गत होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एजुकेशन का, वहां पे आधार कार्ड लिया जाता है, वहां पे बकायदा नाम लिखा जाता है कि किस तरह से वो गरीब है, बीपीएल धारी है और कितना उसका सैलरी है, तो सारा डेटा उसके पास मौजूद होता है। लेकिन इसके बावजूद वहां पे एडमिशन पूंजीपतियों का आता है। तो अंकित इस विषय में प्रकाश डालेंगे, किस तरह से वहां पे फॉर्म और सारा कुछ मिलता है? अंकित, देखिए सर, इस मामले में यदि हम सीधे यदि शिक्षा विभाग को पूरी तरह से दोषी करार दें तो वो भी न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में कई विभाग जो है इसके दायरे में आएंगे। क्योंकि सबसे पहले इसकी जरूरत होती है बीपीएल कोटे के तहत एडमिशन के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट आजकल निर्गत हो रहे हैं स्थानीय पंचायत या फिर लोकल जो एक्साइज कार्यालय है वहां से, वहां पर भी दलाल सक्रिय हैं। इसके बाद आप यदि विषय को आगे बढ़ाएंगे तो लो इनकम का सर्टिफिकेट इशू होता है अंचल कार्यालय से। तो अंचल और प्रखंड कार्यालय में क्या है, बिचौलियों का हिसाब किताब ये किसी से छिपा नहीं है, सर्वविदित है। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की। तो जब
पहले स्टेज में आता है फॉर्म का वितरण। तो जब फॉर्म का वितरण किया जाता है ना, तो उनके पास कोई ऐसा चेक नहीं है कि वो ऑडिट कर सके वहां पर कि फलाना जो लाभुक फॉर्म ले रहा है वो योग्य पात्र है अथवा नहीं है। वो केवल आधार कार्ड लेते हैं और संबंधित बच्चे का नाम नोट करके उन्हें फॉर्म उपलब्ध करा देते हैं। इसमें वेरिफिकेशन या स्पॉट वेरिफिकेशन, पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं होता है। जहां तक वेरिफिकेशन की बात आई है, हम भी अखबारों के माध्यम से या फिर शिक्षा विभाग के लोगों के माध्यम से जब हमने भी इस विषय में सवाल किया था पूर्व में, तो मुझे ये वहां से जानकारी मिलकर के सामने आई थी कि जब अभिभावक फॉर्म सबमिट कर देते हैं विभाग में, वो वहां से स्कूल को फॉरवर्ड करते हैं। संबंधित स्कूल को यदि किसी पर शक होता है, शंका होती है, तो वो क्रॉस चेकिंग के लिए शिक्षा विभाग में आवेदन करते हैं कि फलाना फलाना जो भी आवेदन हमारे पास आई है उनके दस्तावेज में उन्हें कुछ शंका है, इसका कृपया क्रॉस चेक कर लिया जाए। उसके बाद शिक्षा विभाग संबंधित एक्सचेंज कार्यालय अथवा अंचल कार्यालय से उसकी वेरिफिकेशन कराती है। जो लोग भी फर्जी पाए जाते हैं उनके एडमिशन को तत्काल वहां पर रोक दिया जाता है। लेकिन इस मामले में यहाँ सीन पूरी तरह विपरीत है। यह प्रशासन और विभाग को चुनौती देने वाली बात है। एक दलाल किस प्रकार से कह सकता है कि वो जाकर के उसकी मौजूदगी में लॉटरी होती है। ये लॉटरी पर सबसे बड़ा सवाल है। जो निष्पक्ष लॉटरी का प्रशासन दावा करती है, उस पर आप एक नाम सुनेंगे, बाबा फर्नीचर के फलाने के बच्चे का नाम आ रहा है, फॉर्म का नंबर भी जिक्र कर रहा है वो। इस पर जांच होनी चाहिए कि फलाने की लॉटरी में आखिर लॉटरी लगी कैसे। ये तो बहुत बड़ी बात है। दलाल स्वयं कह रहा है कि डंके की चोट पर कह रहा है कि सब ढकोसला बना रखा है, सब ढकोसला बना रखा है। ये जो लॉटरी है, ये जो बाकी सिस्टम है, सब कुछ ढकोसला बना करके और छोड़ दिया गया है। बिल्कुल ढकोसला बना करके रखा हुआ है अली साहब। सीधी सी बात है कि ये सारा कुछ बिल्कुल एकदम ढकोसला बना करके और छोड़ दिया गया है। लॉटरी, ये वो सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये चीज बहुत समय से चली आ रही है। आज हम दिखा रहे हैं, कल कोई और दिखाएगा। यह आवाज हमेशा से उठती रही है, पर आज तक सटीक कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सीधी सीधी बात है कि भाई जिला में जो डीसी, जो नोडल पदाधिकारी हैं आरटीई का रक्षा सुरक्षा, उसका बेहतर कार्यान्वयन की जिम्मेवारी रांची के डीसी, जिला के डीसी को है। और जिला के डीसी ने डीएससी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को तैनात किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का ये कर्तव्य है, ये जिम्मेवारी है और जवाबदेही है कि आरटीई का बेहतर अनुपालन हो। गरीब और जो बीपीएल बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं, जो 2 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, उनका नामांकन हो। मुझे तो ये याद नहीं आता कि जिला शिक्षा अधीक्षक छोड़िए, किसी जिले के डीसी ने भी किसी निजी स्कूल में जाकर के और चेक किया हो कि कितने बच्चे आरटीई के तहत आए हैं, बीपीएल कोटे के हैं, और कितने जो एडमिशन है वो एडमिशन किस प्रोसेस के तहत हुआ है, प्रोसेस के तहत हुआ भी है कि नहीं हुआ है। पिछली बार ऐसा कुछ आपने कभी, सुशांतो दा, आप तो कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से, क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है कि कोई डीसी किसी जिले का जाकर के औचक निरीक्षण किसी निजी स्कूल का कर रहा है? ना कभी नहीं। आपको बता दें कि ये देखिए, ये क्या होता है कि स्कूल से ऐसा नहीं कि जो बच्चे के कोटा है, जो सोचिए एक स्कूल में एक क्लास में 20 बीपीएल बच्चे को लेना है, उनको 2 ले लिए, और उसके बाद ये अधिकार उनको भी नहीं रहते हैं कि बाकी जो 18 बच्चा है उसको कैसे ले। वो स्कूल फिर 7 महीना 6 महीने के बाद लिख के देते हैं कि हमारा इतना दिन रहने के बाद भी ये बीपीएल बच्चे नहीं आए हैं, तो इसके आदेश पालन करते हैं। मतलब इन लोग पेपर वर्क एकदम सही करते हैं। इस पर सिर्फ ये लोग खाली नहीं जाएंगे, जो दलाल देख रहे ये नहीं जाएंगे, इसके साथ सीओ भी है। इसमें देखिए, जो उसका एजुकेशन से लेके आपका हर चीज पर, चाहे आप जमीन के मामला बोले, चाहे कुछ भी जमीन मामला बोले, तो पूरा सब में सीओ। अली साहब, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी डीसी ने जाकर के किसी निजी स्कूल का औचक निरीक्षण कर लिया कि भाई कितने बच्चे आरटीई से हैं, कितने बच्चे किस तरीके से हैं, एडमिशन किस तरीके से ले रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस फेयर है या नहीं है? डीसी तो बहुत दूर की बात है, वो बड़े अधिकारी हैं। जो उनके मातेहत जो डीएससी हैं, जो डीओ वो भी नहीं जाते, उन्होंने भी कभी किसी निजी स्कूल में नहीं निरीक्षण किया है, क्योंकि उनके बच्चे खुद पढ़ते हैं निजी विद्यालयों में। उनको भय है कि मेरा बच्चा का नामांकन नहीं होगा, ये हटा देंगे। तो जिनको जिम्मेवारी है रक्षा और सुरक्षा का, वो खुद लापरवाह बेपरवाह है, तो आरटीई का अनुपालन कैसे होगा? पीयूष, आपके साथ अंकित जी हैं, अप्पू जी हैं, सब लोग हैं। क्या उन्होंने कभी सुना है जमशेदपुर डीसी से वो भी कुछ अपील करें? आगे इस लड़ाई को वो कैसे लेकर के जाएंगे, उनसे बातचीत कीजिए, पूछिए कि आगे इस लड़ाई का आखिर क्या हल निकलने वाला है, आखिर क्या कार्रवाई के अलावा भी कुछ उपाय है? क्या आप, जैसा मेरे एंकर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी सुना है कि डीसी कभी कोई स्कूल गया हो, या डीसी साहब कहीं निरीक्षण करने गए हो, या कल से आपकी क्या आंदोलन का रूपरेखा रहेगा सारा कुछ?
इस संबंधित मामले में तो सबसे पहले जो उचित फोरम है स्थानीय शिक्षा विभाग का, तो हम सबसे सर्वप्रथम इस मामले को उनके संज्ञान में देंगे एक लिखित मेमोरेंडम के साथ ही, और साथ ही साथ जिला की उपायुक्त महोदय से भी आग्रह करेंगे इस मामले में एक निगरानी कमेटी बनाए और स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए और दस्तावेजों की स्क्रूटनी के लिए भी कुछ उन्हें ऑडिट की दिशा में कुछ ठोस कदम और कारगर कदम उठाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इसकी पुनरावृत्ति पर रोक लगे और जो दलाल तत्व हैं उनकी सक्रियता जो है शून्य हो जाए। क्या लगता है आपको जी कि डीसी साहब को इसमें संज्ञान लेते हुए एक टीम गठित करनी चाहिए, जिससे दलाल प्रथा जो है, जैसे डीटी ऑफिस में पहले चलता था या किसी भी विभाग में चलता था, जिस तरह से वहां बंद हुआ, एजुकेशन मामले में भी बंद होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो रही है। उपायुक्त महोदय अगर ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो उम्मीद है कि कुछ संभव है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि 5 साल से हम लोगों को लग रहा है प्रयास करते करते 15 मुकदमे हो गए हैं जिसको झेल रहे हैं। एक बहन आई है, ये नया दिख रही है, तो इनके पर भी इतना प्रेशर पड़ जाएगा कि झेल नहीं पाएंगे और स्वतः मामले को दबा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं न्यूज़ 11 का जो डट करके इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के ऊपर उठाए, उचित फोरम पर लेकर के जाए, तो हमको लगता है कि न्याय मिलेगी। ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा है, ऐसे ही इस महिला से उम्मीद नहीं लग रहा। देखिए, हमारे साथ अंजू जी भी हैं। अंजू जी, क्या लगता है कि डीसी को किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए और आप क्या मांग करती हैं उनसे? मैं डीसी सर से मांग करती हूँ कि जितने भी स्कूल में, जैसे कि ये अटी ही 2009 से लागू हुई है जिसमें बीपीएल के बच्चों को एडमिशन होता था, तो अगर उपायुक्त सर चाहें तो इनकी जांच कर सकते हैं कि क्या सचमुच में जो पेरेंट्स है वो बीपीएल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लायक है, क्या साल में उनका इनकम 72,000 है। ये सब की जांच करने के बाद ही पता चलेगी कि नहीं वो, क्योंकि यहाँ तो साफ दिख रहा है कि पूंजीपति के बच्चों को पैसा लेकर के एडमिशन हो रहा और बाद में पता चलता है कि गरीब के बच्चों को फॉर्म ही नहीं मिली। उपायुक्त कार्यालय से, अधीक्षक कार्यालय से जो फॉर्म वितरित होती है वो फॉर्म बच्चों के पेरेंट तक नहीं आती, क्योंकि उनका कोई एक और बात है नहीं दिया जाता कि इतने तारीख से इतने एक और तारीख तक बात फॉर्म है, भर इस महिला के जज्बे को न्यूज़ 11 भारत सलाम करता है। देखिए, मैं जमशेदपुर डीसी की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, सूरज कुमार जी की बहुत तारीफ सुनी है मैंने, और मैं मानता हूं कि वो इस मामले में संज्ञान लेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो इस मामले में संज्ञान लेंगे। ऐसे मामलों में उनको हमने पहले भी तुरंत एक्शन लेते देखा है, लेकिन जो पहला काम है वो करना है कि इस महिला के बच्चे को, ये महिला हमारे समाज के लिए एक उदाहरण है, महिला सशक्तिकरण का सही उदाहरण है। इस महिला के बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन जहां ये चाहती है वहां होना ही चाहिए। इस महिला के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। इस महिला ने जो हिम्मत दिखाई है, इस हिम्मत का खामियाजा इस महिला को नहीं भुगतना चाहिए। डीसी साहब, आपको सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस महिला के बच्चे का एडमिशन एक फेयर तरीके से किसी अच्छे स्कूल में हो जाए, वरना होगा यह कि इस महिला ने हिम्मत दिखाई और उसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ेगा। यह तस्वीर नहीं सामने आनी चाहिए। अगर ऐसी तस्वीर आएगी तो पूरे सिस्टम की छीछालेदर हो जाएगी, पूरा सिस्टम बेपर्दा हो जाएगा, उसके बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम की एक बहुत ही बदसूरत तस्वीर सामने आ जाएगी। पीयूष, इन महिला से बता दीजिए इनको कि और कोई हो ना हो, न्यूज़ 11 भारत इनके साथ है, न्यूज़ 11 भारत इनकी लड़ाई को आगे जारी रखेगा। देखिए, आपके साथ न्यूज़ 11 भारत आपके साथ है, आपकी लड़ाई को जारी रखेगा, और साथ ही साथ जिस बच्चे का एडमिशन है उस बच्चे का एडमिशन करवाने तक न्यूज़ 11 एकदम डट के खड़ा रहेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से डीसी से और क्या अपील करेंगे आप? मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 11 को थैंक्स देती हूँ कि वो हमारे साथ है, और इस लड़ाई को मैं जारी तब तक रखूंगी जब तक कि पूंजीपतियों के बच्चों का एडमिशन ना रुके, और यहाँ बीपीएल के बच्चों का ही एडमिशन होना चाहिए। तब तक मैं लड़ूंगी इस लड़ाई को, यानी आखिरी दम तक, जब तक। बिल्कुल बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहे पीयूष, एकदम महिला को बोल दीजिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। यहाँ हमारे पैनल में जो लोग बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि वो इस लड़ाई में उनके साथ है। उन्हें बता दीजिए कि रांची से भी लोग उनके साथ इस लड़ाई में जुड़ चुके हैं। एस अली साहब बोल रहे हैं, देखिए अंगूठा उठा करके बाकायदा सुशांतोदा एस अली साहब बोल रहे हैं कि वो उनके साथ हैं। उन्हें बता दीजिए इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं, और भ्रष्टाचार की हर लड़ाई में न्यूज़ 11 भारत आम झारखंडियों के साथ है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह लड़ाई जारी रहेगी। और मैं फिर से आज वही बात कह रहा हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से जो गरीबों का पेट काटा जा रहा है ना, तो उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। सिस्टम उन्हें सजा देगा।
आज नहीं देगा, कल देगा। हम तब तक दिखाते रहेंगे जब तक सिस्टम की नींद नहीं खुलेगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। हम तमाम जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में आप हमारे सहभागी बने हैं और इस महिला का न्यूज़ 11 भारत सम्मान करता है, उसे सैल्यूट करता है। इस लड़ाई को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।